हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफिकेसी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो सेक्शन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एफिकेसी में, उसमें आज रोस्टर स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं। अगेन ये टॉपिक यूपीएससी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, यूजीसी नेट और एमए इकोनॉमिक्स के लिए रेलेवेंट है। प्रोफेसर डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो ने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए हमें कुछ 5 स्टेजेस को समझना होगा, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ या सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ के पहले होती है हर इकोनॉमी में। उन्होंने सिलेक्टेड कंट्रीज का डेटा भी स्टडी किया था इसके लिए। सबसे पहले उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो था फर्स्ट स्टेज में द ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकंड में प्री कंडीशंस टेक ऑफ के लिए क्या होती है ये उन्होंने एक्सप्लेन की थी। थर्ड स्टेज द टेक ऑफ स्टेज उन्होंने नाम दिया था। फोर्थ स्टेज में उन्होंने कहा कि ड्राइव टू मैच्योरिटी कैसे एक इकोनॉमी या कंट्री अचीव करती है। फिफ्थ स्टेज में फाइनली उन्होंने कहा कि ये जो है एज होता है हाई मास कंजम्पशन का। एक एक स्टेज को समझते हैं। फर्स्ट स्टेज जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी वाली है, ये कैसी थी? ट्रेडिशनल सोसाइटी को रोस्टो ने डिफाइन किया कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लिमिटेड प्रोडक्शन फंक्शन होता है और ये पूरा का पूरा प्री न्यूटोनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। प्री न्यूटोनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ड कॉइन रोस्टो ने किया था। ये बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर होता है, 75% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज रहती है, जहाँ डोमिनेंस होता है फैमिली एंड कास्ट सिस्टम का, पॉलिटिकल पावर होता है। यहाँ पे जो टेक्निक्स है वो बहुत ही पुरानी ओल्ड टेक्निक्स यूज की जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एग्रीकल्चर में ऑपरेट करता है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे कि फ्यूनरल्स पे बहुत बड़े बड़े खर्चे करना, लग्जरीज पे जो पहले के रूलर्स राजा महाराजा जो करते थे उन पे फिजूल का खर्चा करना। और माल्थुसियन थ्योरी जो है वो भी ऑपरेट करती है, जहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई रहती है। ट्रेडिशनल सोसाइटी के बाद सेकेंड स्टेज जो है उसमें उन्होंने कहा कि कुछ प्री कंडीशंस को टेक ऑफ होती है, लेकिन इन प्री कंडीशंस को टेक ऑफ समझने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4 फोर्सेस काम कर रही थी उस वक्त पूरे वर्ल्ड में। ये फोर्सेस थी न्यू लर्निंग या रेनेसां, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रेनेसां वर्ड आया था। तो वो द न्यू मोनार्की, नया रूलिंग सिस्टम, किंग्स और क्वींस का जो मोनार्की सिस्टम था वो एक नयापन के साथ आ गया था। न्यू वर्ल्ड, एक नया वर्ल्ड आ गया था जो कंटेम्प्रेरी था, जिसमें नए नए बदलाव आ रहे थे, इनोवेशंस हो रहे थे। एक नया रिलीजन की स्थापना हुई, रिफॉर्मेशन हुआ। न्यूटोनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद देयर वाज अ कंप्लीट रिफॉर्मेशन इन दी रिलीजन पार्ट ऑल्सो। सेकेंड स्टेज में प्री कंडीशंस उन्होंने कही है। 3 कंडीशंस उन्होंने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किए यहाँ पे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एक बिल्डअप ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल होना चाहिए, खासकर ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें हम मार्केट को अच्छी तरह से जो है कैप्चर कर सके, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। और ये अगर स्टेट या प्लांट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का रोल होता है अगर वो करे तो ज़्यादा बेहतर है। एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में चाहिए ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े और ये एक राइजिंग जनरल और अर्बन पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा कर सके। थर्ड में उन्होंने कहा कि इंपोर्ट्स जो है उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, खास करके कैपिटल इंपोर्ट्स। आपके पास अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप अपनी प्रोडक्शन के लिए टेक्निक्स जो है इंपोर्ट कीजिए ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सके, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को जो है अचीव कर सके। थर्ड स्टेज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है रोस्टो के इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में, टेक ऑफ स्टेज, इसको हम आगे रिलेशनशिप ऑफ द थर्ड स्टेज विद इंडियन इकोनॉमी जो है वो भी समझेंगे रोस्टो के आउटलुक के बेसिस पे। रोस्टो ने टेक ऑफ को डिफाइन किया कि इट इज नथिंग बट अ स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पे रेडिकल चेंजेस होते हैं मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में। जैसे हमारे कंट्री में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन बदल गए थे। वी स्टार्टेड यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हमने इरिगेशन के मेथड्स यूज किए, हमने ट्रैक्टर्स यूज किए, काफ़ी हद तक मैकेनाइजेशन हो जाता है एग्रीकल्चर में। और जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हैं इनका जन्म हो जाता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अगर इकोनॉमी में कोई ग्रोथ होती है तो वो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में होती है। रोस्टो ने ये भी कहा कि ग्रोथ जो होती है वो बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। इट इज समथिंग विच मल्टीप्लाइज एट अ कॉम्पाउंड रेट। नाउ कंडीशंस क्या थी इस थर्ड स्टेज टेक ऑफ के लिए? उन्होंने 3 कंडीशंस क्लासिफाई की है, कैटेगराइज की है। पहली कंडीशन थी कि देयर इज अ राइज इन द रेट ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। हर इकोनॉमी में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो इन द सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर होता है वो फिनोमिनली बढ़ना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट वो 10% ऑफ द नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है
ऑक्यूपाई भी कर लेता है। सेकेंड कंडीशन उन्होंने कहा था जो कि रिलेटेड है कि देयर शुड बी वन और मोर सब्सटैंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ग्रोथ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स नहीं कर रहे हैं तो स्टेट ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होगी। इसी के तहत हमारी कंट्री में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जन्म हुआ था, जो मेजरली जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ही इम्पेटस को फॉलो करती हुई बनाई गई थी। थर्ड में अगर देयर शुड बी एन इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब ये सोशल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होगा? बेसिकली द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि काफी हद तक ओवरलुक हो गया था रिकार्डियन थ्योरी में, उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया रॉस्टो ने। उन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना, एक सोशल कैस्ट सिस्टम, फैमिली सिस्टम जो है उसको हटा के न्यू थॉट प्रोसेस लेके आना, न्यू कैस्ट सिस्टम लेके आना, एक नया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लेके आना जहाँ पे आपको इजीली कैपिटल मिल रहा है फॉर starting your production activities or for getting into the service sectors also. Now एक टेबल जो उनके सिलेक्टेड कंट्रीज का बना हुआ है जहां उन्होंने टेक ऑफ्स को क्लियरली आइडेंटिफाई किया है। देयर ही गोज टू से दैट ग्रेट ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव टेकन ऑफ 1783 से 1802 में पूरा उनका टेक ऑफ हो गया था। फॉलोड बाय फ्रांस, वी हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, स्वीडन, फॉलोड बाय जापान जो कि आपका बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में या द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में बहुत अच्छे से टेक ऑफ कर लिया था। नाउ कमिंग टू इंडिया, 1952 ईयर आइडेंटिफाई किया गया बिकॉज दिस वाज द टाइम व्हेन इंडिया आफ्टर हैविंग गॉट फ्रीडम actually started developing the first 5-year plans and came out with an economic policy framework very importantly. Now fourth stage जो है बेसिकली उन्होंने कहा दिस इज नथिंग बट द ड्राइव टू मैच्योरिटी। ये जो स्टेज है ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग सस्टेन्ड ग्रोथ होती है 4 डिकेड्स के ऊपर। आप इतने स्टेजेस जब क्रॉस कर चुके हैं तो अब जो ग्रोथ हो रही है आपकी वो लॉन्ग सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज कर पाती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करती है फॉर मोस्ट ऑफ इट्स रिसोर्सेज मैनेजमेंट। न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स जो है वो रिप्लेस कर देती है ओल्ड प्रोडक्शन टेक्निक्स को। नए लीडिंग सेक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि सर्विस सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो होता है, आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, आपका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है, इंश्योरेंस बहुत अच्छे से ग्रो होता है, आपका वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री जो है, देन लेटर ऑन यू नो with further revolutions, with further industrial revolutions और भी changes और भी नए सेक्टर्स की ग्रोथ होती है। रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी हद तक हाई होता है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 10% ऑफ द नेशनल इनकम हो जाता है और इसीलिए इकोनॉमी जो है अनएक्सपेक्टेड शॉक्स को विथस्टैंड कर पाती है। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल मेच्योरिटी ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज भी ली थी जिसमें प्रेडोमिनेंटली 8 कंट्रीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ग्रेट ब्रिटेन को स्टार्ट करते हुए 1850 में वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल मेच्योरिटी आ गई थी, followed by United States, then Germany, France, Sweden, Japan in 1940s and Russia 1950s। ये basically world wars जो हुए थे उसके बाद का पीरियड है। These countries saw a very tremendous opportunities in the technological dimension। अगर हम बात करें कि क्या तरह के चेंजेस आते हैं जब हम टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात करते हैं, सबसे पहले आपके वर्किंग फोर्स में चेंजेस आ जाते हैं, लोग ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं। पीपल प्रेफर टू लिव इन अर्बन एरियाज देन रूरल एरियाज। रियल वेजेस जो है वो लोगों की बढ़ने लगती है। कैरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बदल जाता है। पहले जो थे लोग डोमिनेंट लीडरशिप्स या कैपिटलिस्ट की बात करते थे, इकोनॉमिस्ट, और अब जो है वी टॉक अबाउट द डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट बीइंग डन बाय पीपल हु हैव द क्वालिफिकेशन टू डू इट। मैनेजर्स कैन बी मेड, ये कॉन्सेप्ट फ्लोट हो गया था। देन थर्डली सोसाइटी जो है वो अब बोर हो गई है मिरेकल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से और इसीलिए नया बदलाव आता है। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है और दिस इज व्हाट इज नथिंग बट आज के हमारे यहाँ पे जो आईटी इंडस्ट्री और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है, आईसीटी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हम जो एक डिजिटल इनोवेशन की बात करते हैं, हम जो एक टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन की बात करते हैं, ये सब
उन्होंने उस वक्त ही आइडेंटिफाई कर लिया था। Now coming to the fifth stage, the age of high mass consumption. यहाँ पे वो कहते हैं कि हर इकोनॉमी एक नेशनल पॉलिसी बना लेती है जहाँ पे वो एनहांस करना चाहती है अपना पावर और वो इन्फ्लुएंस करना चाहती है दूसरी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत अच्छे से फ्लरिश करता है। सेकेंडली वेलफेयर स्टेट आ जाता है इन प्लेस जहाँ पे मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आ जाती है, लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी आ जाती है। इसको बहुत अच्छे से अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में बजट में कोशिश यही होती थी कि हम टैक्सेशन जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बेसिस पे काम करें। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की अगर हम बात करें तो द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में आया, बोनस एक्ट आया, ऑल दीज एक्ट्स came to give social security to the Indian masses. Thirdly, decision लिया जाता है to create a new commercial center, leading sectors जैसे कि automobiles, houses और कई सारे electronically operated household devices जो है इनकी growth हो जाती है in the fifth stage. Now, criticism रॉस्टोस की जो economic growth model है उसकी क्या थी? सबसे पहले तो traditional society एक इकोनॉमी या कंट्री पहले गो थ्रू करेगी, फिर ही वो प्री कंडीशंस में आएगी, फिर ही वो टेक ऑफ में आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। कई कंट्रीज में जो है कोई प्रॉपर कैस्ट सिस्टम या एक प्रॉपर मोनार्की वाला सिस्टम नहीं था, तो इन कंट्रीज में डायरेक्टली सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज भी आ गया था। प्री कंडीशंस जो है टेक ऑफ के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि हर इकोनॉमी के लिए अगेन लागू करे। कुल मिला के सारी स्टेजेस में खासकर फर्स्ट स्टेज ट्रेडिशनल सोसाइटी और प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ वाली जो है इनमें काफी हद तक ओवरलैपिंग था। इनफैक्ट टेक ऑफ वाली स्टेज के लिए कॉन्ट्रास्ट ने क्रिटिसाइज किया है कि ये जो स्टेज कहता है रॉस्टो की सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ करवा देती है, ये सही नहीं है। इनफैक्ट इतना एफर्टलेस किसी भी इकोनॉमी के लिए जो है एक नए स्टेज में आज पाना संभव नहीं होता। He says this is untenable. Now coming to the stage of driving to maturity, in fact this also has been criticized by economists as puzzling and misleading. Kuznets ने, जिनका Kuznets income curve भी आपके सिलेबस में है और आपने पढ़ा है, आप इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। Kuznets ने भी ये कहा कि रॉस्टोस का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है इट इज इट्स नॉट वेरी सेल्फ सस्टेनिंग, ये थोड़ा सेल्फ लिमिटिंग सा हो गया। मतलब एक क्लियरली हर इकोनॉमी में ये 5 स्टेजेस हम आइडेंटिफाई कर पाए, ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन जो है क्रोनोलॉजिकली नहीं था, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये लास्ट में ही आए, ये थर्ड स्टेज टेक ऑफ के वक्त भी आ सकता है कि लोगों के यहाँ पे जो है मास कंजम्पशन शुरू हो चुका है। नाउ रॉस्टोस टेक ऑफ इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर अगर आप यूपीएससी इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। रॉस्टो ने ये कहा कि टेक ऑफ की जो इम्पोर्टेंट 3 कंडीशंस थी उसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेशियो का 5% से बढ़ के 10% तक आ जाना ऑफ द नेशनल इनकम, ये इंडिया ने अचीव कर लिया था। इनफैक्ट इंडिया टेक ऑफ स्टेज में जो 1950, 51, 52 रॉस्टो के हिसाब से जो की थी, उसमें अगर हम देखें तो 64, 65 में हमारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट रेशियोज ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा पहुंच चुके थे। सेकेंड कंडीशन जहां वो कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ वन ऑफ मोर लीडिंग सेक्टर्स होती है, तो हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ग्रोथ देखी। इनफैक्ट हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ देखी, हमने टर्शरी सेक्टर्स की ग्रोथ देखी, सब बहुत बढ़िया से फ्लरिश कर रहे थे। इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर हम 1950 को बेस मानते हैं तो ये 45.6 था इन 50-51 विच रोज टू 158.4 इन 64-65। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी की हम बात करें 56 को बेस लेते हुए जब हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू हो रहा था, तो वो 73.5 से 186.9 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया ने जो है वो काफी हद तक टेक ऑफ वाला जो थर्ड स्टेज है रॉस्टो का उसको अच्छे से फुलफिल किया था। नाउ प्लांट डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक कल्चरल चेंजेस जो है वो भी आए थे, skills and attitudes of people भी बदल गए थे। There was modern technology everywhere. We had this divorce between ownership and management. We have the Companies Act in place 1956 में। So कुल मिला के there was lot of growth which was taking place in India. थर्ड प्लान को अगर हम देखें तो ये बेसिकली उस वक्त इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ डिकेड जहाँ पे बहुत अच्छी सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी हमारी इंडिया बन जाएगी, और यही थीम भी था थर्ड प्लान का। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो सेविंग्स जो है इस वक्त 8 से 10.5% हो गई थी, इन्वेस्टमेंट्स जो है
गवर्नमेंट इन्फ्यूज्ड ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी फ्रॉम 11 to 13% पे बढ़ गए थे। लेकिन इसके बाद डेफिनेटली वी सॉ 3 crop failures, we had the Indo-Chinese invasion, we had a lot of problems, and after that definitely the economy went into morass. Thank you so much. Do subscribe to our channel Efficacy and let us know what further topics you want us to discuss in our channel.